अपनी जाति बिरादरी का, डॉक्टर, जमींदार खानदान का ऐसा वर तो वे दिया लेकर भी ढूंढते तो ना मिलता, क्योंकि चिराग तले अंधेरा होता है। और मनोज तो कानपुर में उसके पड़ोस में अपने 4 अन्य मेडिकल सहपाठी के साथ किराए पर घर लेकर रहता था। गोल मुखी, काली कजरारी आंखों वाली समीदा जब भी 2 चोटी बांधकर बालकनी में जाती, मनोज उसे अपलक देखता रहता। समीदा को अपने स्ट्रेट बाल को 2 चोटियों में बांधना पसंद नहीं था, पर मनोज की जिद से वह कभी कभी 2 चोटी बांध लेती। मनोज के मुख से लाखोरी ईंट से बनी विशाल हवेली 5-6 आंगन 2 मंजिले हो जाती। 6-7 जगह से बनी सीढ़ियाँ, बड़ी बड़ी खिड़कियों से अपार जाती हवा, बड़े बरामदे और लकड़ी का विशाल प्रवेश द्वार की नक्काशी का विवरण सुनकर वह स्वप्रलोक में विचरण करती। मनोज ने उसे बताया था कि जल्दी ही इस हवेली को तुड़वाकर फ्लैट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके वारिसों की संख्या बढ़ गई है। नौजवान पीढ़ी विदेशों में बस गई है। हवेली को मरम्मत की ज़रूरत है। इसमें कोई भी शामिल नहीं होना चाहता, मगर हिस्सा तो सभी को चाहिए। यह हवेली उसके परदादा को जायदाद के एक हिस्से के रूप में मिली थी। उनके 3 बेटे थे, जिसमें से 2 बेटे विदेश पढ़ने गए और अपनी पसंद से वहीं शादी कर बस गए। मनोज के दादाजी के भी 2 बेटे थे, जिसमें से एक अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और फिर उनकी हरकतों की वजह से हवेली पागलों की हवेली के नाम से मशहूर हो गई। बड़ा बेटा महेंद्र सिंह तो लाड़ प्यार में इतना बिगड़े कि किसी भी व्यवसाय में उनका मन न लगा। बस बैठे बैठे पुश्तैनी जेवर ज़मीन बेचकर खाते रहे। मनोज की माँ माधुरी उसे 8 बरस की उम्र में सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो उसे अकेला छोड़ गई थी। उसे रमा काकी ने पाला है, जो आज भी बाहरी कोठी में रहती हैं। वे निसंतान हैं। मनोज के पिताजी उसके असहानमंद हैं। हमेशा कहते हैं कि रमा न होती तो आज मनोज इस लायक न बनता। मनोज अपनी माँ के गुजरने के बाद से ही लखनऊ में बाल विद्या मंदिर के हॉस्टल में चला गया। वह केवल छुट्टियों में ही घर आता। अगर वह जिद करता तो सप्ताहांत में घर आ सकता था। लखनऊ में ही स्कूल था, मगर उसे घर रास नहीं आया। उसे हर जगह माँ ही दिखती। महेंद्र सिंह ने परेशान होकर अपने बेडरूम में ताला डाल दिया और घर के निचले हिस्से के एकांत कमरे में रहने लगे। जब मनोज को माँ की चीज़ें छूने को न मिली तो बेचैन होकर वह अक्सर हवेली की छत पर डोलता रहता। रघु काका उसे उस विशाल छत पर घुमाते रहते। काकी उसका मनपसंद खाना बनाकर प्यार से खिलाती, फिर भी उसे माँ का आंचल याद आता। कानपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS करने के दौरान मनोज को अपनी पड़ोसन समीदा से प्यार हो गया। माँ के जाने के बाद बरसों तक जिस कमी को वह महसूस कर रहा था, समीदा से मिलकर मानो वह पूरी हो गई। अक्सर वह समीदा को साड़ी पहनकर 2 चोटे की पिक भेजने को कहता, तो वह चिढ़ जाती और नेकर टॉप की पिक भेज देती। फिर मनोज रोती हुई शक्ल बनाकर भेजता, तो समीदा द्रवित हो उसकी पसंद की लाल साड़ी की पिक भेज देती। मनोज नाचने की स्माइल भेज देता। कभी समीदा उसे छेड़ छेड़ कर कहती, पुराना फैशन, पुरानी चीज़ें बहुत पसंद हैं। पूर्व जन्म में कबाड़ी थे क्या? और वह मुँह फट मनोज कहता, हाँ तभी तो तुम्हें पसंद किया है। शादी 5 स्टार होटल में धूमधाम से 20 मार्च को हुई। जब फूलों से सजी पुश्तैनी वीटेंड कार में विदा हुई तो समीदा अपने को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझ रही थी। हवेली को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मुख्य सड़क से जुड़ी हवेली का चबूतरा सड़क से 15 फीट की ऊंचाई से शुरू होता था। लंबे चौड़े चबूतरे के किनारों से दोनों तरफ से नीचे उतरने को विशाल सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चबूतरों के निचले भाग में पूर्व में बगीचा रहा होगा, जो वर्तमान में सड़क में परिवर्तित हो चुका है।
बगीचा अब हवेली के पिछले हिस्से में ही बचा है, जहाँ एक छोटा सा संगमरमर पत्थर का फव्वारा भी मौजूद है। बरामदे से जुड़े लकड़ी के विशाल प्रवेश द्वार के दोनों तरफ के हिस्से हवेली के कामगारों के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद विशाल आंगन की दाहिनी ओर से शयन कक्ष, बैठक, पुस्तकालय बने हुए थे। इन्हीं में से एक कक्ष जो आधुनिक रसोई घर में परिवर्तित किया गया था। सबिधा का बेडरूम लंबे से गलियारे के अंतिम छिरे में आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित था। अटैच बाथरूम भी, बाथ टब भी सुविधा के साथ मौजूद था। वह समझ गई कि हवेली में पुनर्निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसमें इस हिस्से को सबसे पहले तैयार किया गया है। मनोज ने विदेशों में कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से अपना हनीमून कश्मीर की वादियों में मनाने की संपूर्ण बुकिंग कर रखी थी, जो लॉकडाउन के चलते रद्द हो गई। अब वह सोच रहा था कि समीदा जब कल सुबह उठकर पूरी हवेली का मुआयना करेगी तो उसके बाकी हिस्से की खस्ता हालत देखकर न जाने क्या प्रतिक्रिया देगी। उसने अपने कमरे में जाने से पहले अपने पिताजी का हालचाल लेना उचित समझा। महेंद्र प्रताप हृदय रोग, मधुमेह व उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। इधर शादी की तैयारियों की व्यवस्था में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। मेहमान सभी होटल से ही विदा कर दिए गए थे। हवेली में समीदा को मिलकर 5 प्राणी ही रह गए थे। कैसी तबीयत है अब आपकी? मनोज ने जब कमरे में प्रवेश किया तो वे अपनी तिजोरी खोलकर खड़े थे। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी माँ ने ये कड़े अपनी बहू को देने के लिए मुझे सौंपे थे। यह कहकर उन्होंने कड़े मनोज के हाथों में रख दिए। पिताजी, मैं जानता हूँ कि हमारे पास बहुत धन नहीं बचा है, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में यह विचार कौंधता रहता है कि वे कैसे लोन लेकर इसका पुनरुद्धार करूं और अपना क्लिनिक भी एक हिस्से में खोल लूं। मुझसे ज़्यादा घरेलू विषय पर तुम्हें बहू की राय लेनी चाहिए। इस समय बहू के पास जाओ, कल सुबह उसे कुछ मीठा बनाने को कहना, यह भी रस्म पूरी हो जाएगी। मनोज ने जब अपनी माँ के कंगन समीदा के हाथ में रखे तो वह कंगन की खूबसूरत नक्काशी की कायल हो गई। तीसरे दिन से ही लॉकडाउन शुरू हो गया। मनोज और समीदा को एक दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। 1 सप्ताह कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। रमा काकी और रघु काका ने पूरे घर की व्यवस्था इस प्रकार चलाई कि उन्हें किसी वस्तु का अभाव ही न लगा। आज मनोज रघु काका के साथ घरेलू सामान लेने को गया तो समीदा ने रमा काकी को साथ लेकर हवेली का भ्रमण करने का मन बनाया। यह देखो, यह कमरे के बगल से एक सीढ़ी सीधी नीचे को जाती है तो दूसरी पुरानी रसोई और भंडार घर के पास जाकर मिलती है। अब तो नीचे के भाग को सुधार कर नई रसोई और अपना शयन कक्ष बना दिया गया, वरना चलो बहू, निचले मंजिल के आधे कमरे तो बंद पड़े हैं, उन्हें खोलकर क्या देखना। तुम्हें तुम्हारी सास का कमरा खोलकर दिखाते हैं। महीने में एक ही दिन खोलकर हम ही साफ सफाई कर देते हैं, वरना क्या काकी, तुमने पूरी बात नहीं की। पहले अपने डॉक्टर मुन्ना ने नीचे के हिस्से को सुधार कर क्लिनिक बनाने की तैयारी कर ली थी, मगर उनके बाकी विदेश में बसे भाई लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे हवेली बेचकर अपना हिस्सा चाह रहे थे। मुन्ना ने दुखी होकर उसे रसोई और आपके लिए नया स्नान गृह और शयन कक्ष तैयार करवा दिया। चलो बहू, तुम अपनी सास का कमरा देखो। यह कहते हुए रमा ने शयन कक्ष के दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया। हाँ, यह ठीक रहेगा। समीदा का मन अपनी सास के कमरे की साज सज्जा देखने को उत्सुक हो उठा। महाराजा पलंग, मसहरी साटन सिल्क की बिछी चादर, बड़ी खिड़कियों पर सजे रेशमी पर्दे, पीतल का नक्काशीदार फूलदान, दीवारों में सजे फोटो फ्रेम, खूबसूरत झाड़ फुनस। समीदा मनोज के बचपन का एल्बम निकालकर देखने लगी। उसे व्यस्त देख रमा काकी साफ सफाई में जुट गई। एल्बम के ढेर लगे थे। एक फ़ोटो में साल भर का मनोज अपनी माँ की गोद में बैठकर उनकी 2 चोटियों को खींचता दिखा।
समीदा की आंख भर आई। वह समझ गई कि मनोज के अवचेतन में यह फ़ोटो बसी है, तभी वह उसे दो चोटी करने की जिद करता है। एल्बम संभाल कर रखने लगी तो अचानक उसका ढेर भरभरा कर नीचे गिर गया। अलमारी के खाली हिस्से में लाल रंग की पुरानी डायरी दिखाई देने लगी। समीदा ने डायरी के पन्ने पलटे तो उसे समझ में आ गया कि यह डायरी माधुरी यानी उसकी सास की है। उसने डायरी उठा ली और एल्बम को व्यवस्थित तरीके से रख दिया। रमा काकी ने उसे मकान के हर हिस्से के विषय में विस्तार से बताया और ऊपर छत से नीचे की ओर उतरने के कई रास्ते व सीढ़ियों को भी दिखाया। अंधेरा हो चला था। नीचे उतरते समय तो उसे कई बार लगा वह किसी हवेली में नहीं बल्कि लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े की बुलबुलैया में घूम रही है। हवेली की जर्जर हालत के सम्मुख प्रवेश द्वार के हिस्से टाट में रेशमी पैबंद की तरह दिखने लगे थे। समीदा का हवेली से मोह भंग हो उठा। वह सोचने लगी कि इसकी मरम्मत करने की बजाय वह मनोज को इसे बेचकर सभी वारिसों को हिस्सा देने को राजी कर लेगी। इसी प्रकार के विचारों से उलझी जब वह अपने कक्ष में पहुंची तो मनोज उसे विचार मग्न मिला। किस सोच में डूब रहे हो? कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी डायरी चुपके से अपनी अलमारी के हवाले कर दी। कोविड-19 के मरीजों से किस प्रकार से एहतियात बरतनी है और पीपीई को धारण करने और निस्तारण की प्रक्रिया क्या है, इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे केजीएमसी से कॉल आया है, छुट्टियां निरस्त हो गई हैं। डॉक्टर का धर्म तो मरीज सेवा ही है। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। हाँ, यही सही कहा, मगर तुम्हें भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। मेरी ड्यूटी जब कोविड वार्ड में लगेगी तो लगातार 15 दिन की होगी। पीपीई किट पहनकर हर 4 घंटे बाद ही मुझे कुछ खाने पीने और वॉशरूम जाने को 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे के बाद अगले 4 घंटों के लिए फिर से नए पीपीई किट में कैद हो जाऊंगा। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी लगेगी। ज़्यादा जटिल स्थिति हो जाएगी तो 8 घंटे भी लगातार पीपीई किट में कैद रहना पड़ सकता है। मुझे इस दौरान घर आने को नहीं मिलेगा। 15 दिन के बाद मुझे 15 दिन के लिए गेस्ट हाउस या किसी होटल में एकांतवास के लिए रखा जाएगा। उसके बाद ही 1 हफ्ते के लिए घर आने को मिलेगा। बोलो, तैयार हो? मनोज ने उसकी खिंचाई की। मैं तो यही मनाऊंगी कि यहाँ कोई इस महामारी से पीड़ित न मिल निकले। जब ज़्यादा मरीज ही नहीं होंगे तो फिर तुम्हारी ड्यूटी भी न लगेगी। समीदा ने अपनी आवाज़ की कपकापाहट को छुपाते हुए कहा। तो चलो हम आज की रात को यादगार बनाते हैं। मुझे वह गाना याद आ रहा है, 2 पल कल हो ना हो। शुभ शुभ बोलो। मैंने हनीमून के लिए जो ड्रेस ली थी तो मैं रैप वॉक करके दिखाती हूँ। तब तो मैं रूम को मोमबत्ती और फूलों से डेकोरेट कर लेता हूँ। आज हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे रोमांटिक संगीत के साथ, कहते हुए मनोज कमरे से बाहर चला गया। समीदा डिनर के लिए रमा काकी का हाथ बटाने लगी। जब कमरे में लौटी तो गुलाब और गेंदे से की गई सजावट को देखकर खखर खिल उठी। पूरा बगीचा ही उजाड़ दिया क्या? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर इस लॉकडाउन में मोमबत्ती ना ला सका। अब जो घर में पड़ी हुई थी छोटी बड़ी मोमबत्तियाँ, उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। माय डियर, मैंने भी ससुर जी को भोजन करा दिया और काकी से भी रसोई समेटने को कह दिया है। ये रहा हमारा डिनर। समीदा ने साइड टेबल पर केस रोल और प्लेट्स सजाते हुए कहा। रात के 12 बज गए मगर दोनों एक दूसरे की बाहों में थिरकते रहे। सुबह 8 बजे दरवाजे से रमा काकी की आवाज़ सुन समीदा की नींद टूटी। समीदा ने एक नज़र ड्रेसिंग टेबल पर डाली। अपने बिखरे बालों को जल्दबाजी में जूड़ा बनाकर जल्दी से दरवाज़ा खोला। आज बड़े साहब की तबीयत ठीक नहीं लग रही है।
मुन्ना को बुला रहे हैं। रमा मनोज को अभी भी मुन्ना ही पुकारती है। मनोज उठकर अपने पिताजी को देखने चला गया। समीदा को दलिया बनाने के लिए बता दिया। हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, शाम तक इस दवा में से फ़र्क नहीं पड़ा तो चेंज कर दूंगा। मुझे अब कॉलेज निकलना है, शाम को फिर देखता हूँ। अगर एडमिट करने की ज़रूरत होगी तो फिर वहीं करूँगा, वरना हॉस्पिटल में कोविड संक्रमण का खतरा अधिक है। मनोज की बात सुनकर समीदा ने कहा, ये तो अच्छा है कि तुम एमडी लखनऊ से कर रहे हो, वरना तुम्हें अभी कानपुर ज्वाइन करना होता, फिर पिताजी का क्या होता। शाम को मनोज 1 घंटे के लिए घर आया और अपनी ज़रूरत का सामान एक बैग में पैक कर लिया। महेंद्र प्रताप की स्थिति कुछ सुधर गई थी। मनोज ने राहत की सांस ली। समीदा, मेरी ड्यूटी आज शाम 8 बजे से कोविड वार्ड में लग गई है। अब महीने भर तुमसे संपर्क बस फ़ोन से रहेगा, वह भी जब मुझे फुर्सत मिलेगी। कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर विनय को फ़ोन करना, वह पिताजी को देख लेंगे। समीदा जानती थी कि विनय मनोज का बचपन का प्रिय साथी और पड़ोसी है। उसने इसी इलाके में अपने निवास स्थल में ही क्लिनिक खोला हुआ है। उसी को देखकर मनोज भी अपनी हवेली के एक हिस्से को हॉस्पिटल का रूप देना चाहता है, मगर अकेले मनोज के चाहने से क्या होगा। विदेशों में बैठे उसके चचेरे भाइयों की भी सहमति चाहिए। मनोज को मेडिकल कॉलेज गए 10 दिन गुजर गए। ससुर जी की तबीयत भी थोड़ी सुधरने लगी थी। वे अपनी नियमित दिनचर्या में वापस लौट गए तो समीदा ने राहत की सांस ली। इस दौरान समीदा को व्हाट्सएप देखने की भी फुर्सत नहीं मिली। उसने आज फुर्सत पाकर मोबाइल थामा। सिंह परिवार के ग्रुप में उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं थी। उसने जैसे ही रिप्लाई किया, सभी मनोज के हालचाल पूछने लगे। समीदा फ़ोन रखकर सोचने लगी, इनमें से कोई भी उसकी शादी में विदेश से नहीं आया। सभी का दिसंबर में आने का प्रोग्राम था। मनोज को तब तक हवेली का ग्राहक ढूंढकर रखने के निर्देश दिए गए थे। आखिर बार सब साथ में नया साल 2021 का स्वागत विक्रय पेपर पर हस्ताक्षर करने वाले थे। अभी सबने इस विषय पर मौन साध लिया है। समीदा का मन खट्टा हो गया। उसने अपनी सास की डायरी याद आ गई। उसने तुरंत उसे अलमारी से निकालकर जब पढ़ना शुरू किया तो फिर उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। वह हर दिन समय निकालकर डायरी जरूर पढ़ती। डायरी के आधे से ज़्यादा पन्नों में माधुरी के बचपन की यादें लिखी थी। समीदा ने पन्ने तेजी से पलटे। वह अपनी सास का ससुराल का अनुभव कैसा रहा, यह जानने को उत्सुक रही। सफ़ेद रंग से रंगी यह हवेली इतनी खूबसूरत, मेहराब, नक्काशीदार दरवाजे, बड़ी हवादार खिड़कियों से हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लेती है, मगर मैं अपने साहिब का ध्यान आकर्षित कर पाने में असमर्थ हूँ। वे मुझसे खुश नहीं हैं। अभी हमारी शादी को मुश्किल से 20 दिन ही हुए हैं। सास ससुर सभी ने मुझे पलकों पर रखा है, मगर वह मुझे सीधे मुँह बात नहीं करते। देवर भी बड़े अच्छे हैं, विशाल नाम है, अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व है। रजनी अक्सर उनके कमरे में किसी न किसी बहाने से ज़रूर जाती है। मुन्ना 6 महीने का हो गया है। सभी साहिब को समझाते हैं कि लड़की की टाल का काम भी मन लगाकर कर लो, मगर यह तो नशे में ही डूबे रहना चाहते हैं। आजकल मुन्ने की देखभाल को रमा गांव से बुलाई गई है। मुझसे 2 बरस छोटी है, शायद 17 बरस की होगी। बहुत सुंदर है। मेरा सारा काम हंस हंस कर करती है। उसके आने से कुछ मन हल्का हो गया है। ऐसा लगता है कमरे में टकी ऑयल पेंटिंग की तरह मैं भी इस कक्ष की शोभा बढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरा खुद का वजूद क्या है। रघु गांव गया है, उसकी शादी है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परिवार इनकी बेगारी करता रहा है। न जाने ऐसा कौन सा कर्ज इस परिवार के सिर पर है कि पिछली 5 पीढ़ियों से एक न एक संतान हवेली में सेवा टहल करती आ रही है। एक पीढ़ी के बुढ़ापे पर
अगली पीढ़ी का जवान आ जाएगा। पता नहीं यह सिलसिला कब ख़त्म होगा। कभी सोचती हूँ रमा से पूछूं कि उसके परिवार को रुपया भेजते हैं या वह भी किसी कर्जे को उतारने आई है। रजनी की शादी हो गई। देवर जी ने अपने को कमरे में बंद कर लिया। बाहर कम निकलते हैं। आजकल साहिब देवर जी का बहुत ख्याल रख रहे हैं। शायद दोनों साथ बैठकर पीने लगे हैं। मुझे सुकून तो बस हवेली के पुस्तकालय में रखी देसी विदेशी प्रख्यात साहित्यकारों की पुस्तकों के बीच ही मिलता है। देवर जी को अस्पताल में भर्ती किया गया। वे नशे में ऊपरी मंजिल से नीचे आंगन में कूद गए। शायद दिमाग का ऑपरेशन करना होगा। आजकल पिछले बगीचे के फव्वारे का चलना बंद हो गया। किसी की भी दिलचस्पी इस हवेली की मरम्मत कराने में नहीं है। जगह जगह से प्लास्टर झड़ने लगा है। नीचे से लाल रंग की चौकोर पतली लाखोरी ईंट से बनी दीवारें झांकने लगी हैं। हवेली की खस्ता हालत की तरह ही मेरे हृदय की हालत भी साहिब की नित्य नई बुरी आदतों की जानकारी होने पर हो रही है। रजनी अपनी शादी की सालगिरह में मायके आई है। आज अपने भतीजे नवीन को लेकर मुझसे मिलने आई थी। मैं जानती हूँ कि वह विशाल की तबीयत का हाल जानना चाहती है, मगर विशाल शायद अगले हफ्ते घर आए। साल भर हो गया विशाल की दिमागी हालत ठीक नहीं। वह अक्सर घर से बाहर भाग जाता है। रघु की ड्यूटी तो उसी की संभालने में लगी है। रमा अब गंभीर हो गई है। उसकी चंचलता मानो खो गई है। नवीन और मुन्ना हम उम्र हैं। रजनी जब भी मायके जाती है मेरे पास बैठने ज़रूर आती है। उसका 2 साल का बेटा बहुत चंचल है। उसे विशाल के साथ जाने से रोकना मुश्किल है। सब विशाल को पगला कहने लग गए हैं। वह मुख्य दरवाजे पर ही अपनी चटाई बिछाकर पड़ा रहता है। हमेशा बड़बड़ा रहता है। बीच बीच में अपने हाथों को चबाते रहता है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर अपने हाथों में नील बना लिए हैं। अक्सर मौका पाकर बाहर ही भाग जाता है। मुझे लगा साहिब बदल गए। भाई के गम में अब सुधरने लगे हैं। मेरा भ्रम जल्दी ही टूट गया। रमा और साहिब को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय तो रमा चुप रही, मगर साल भर बाद उसने अपना मुंह खोला। मेरे मन में अब साहिब के प्रति कोई लगाव नहीं है, बल्कि घृणा हो रही है। मेरा पति कितना कुकर्मी है। अपने आश्रितों के प्रति उसका व्यवहार कितना निर्मम है। आज रमा चौथी बार अबॉर्शन कराकर आई तो उसका सब्र का बांध टूट गया। रो रो कर बता रही थी कि डॉक्टर ने बता दिया है कि अब कभी माँ नहीं बन सकती। मैं क्या कहूँ, बस मुन्ना को उसकी गोद में बैठा दिया कि इसे वो अपने ही पुत्र माने। रमा अब मुझे भी अपनी जैसी ही पिंजरे में बंद जानकर खुलने लगी। तभी तो आज बता गई कि छोटे साहब ने भी आपकी तरह हमें बड़े साहब के साथ देख लिया था। उस दिन उन्होंने अपने पिताजी को सब बता देने की धमकी दी। दोनों में हाथापाई हुई और बड़े साहब ने छोटे साहब को छत से नीचे फेंक दिया। इतना ही नहीं, साहब ने छोटे साहब को कभी ठीक न होने दिया। नशे की गोलियों की आदत लगवा दी। विशाल वही खाकर शांत पड़े रहते हैं। अब नशा नहीं मिलता तो तोड़ फोड़ करने लगते हैं। बड़े साहब तुरंत उसे नशीली दवा खिला देते हैं। मुझे डर लगता है साहिब से। वह कभी भी मुझे भी उल्टा सीधा खिला सकते हैं। उन्हें पता चल गया होगा कि अब मुझे भी सारे राज पता चल गए हैं। इसी साल के भीतर ही सास और ससुर की मृत्यु हो गई। अब मुझे हर पल अपने सर पर अपनी मृत्यु की तलवार टकती दिखाई देती है। रजनी आई थी। पूरे समय पगले के इर्द गिर्द सफाई करवाती रही। मुझे भी हिदायत दे गई कि मैं पगले का समय से फल फूल का प्रबंध करके रखूं। मैं उससे कुछ न कह पाई। पागल सिर्फ विशाल ही नहीं बल्कि कहीं और भी है इस हवेली में। शायद इसीलिए विशाल ने रजनी को विवाह प्रस्ताव न दिया हो। विशाल भी नहीं रहा
निचले तल में जो पुस्तकालय बना है उस कमरे के पिछले दरवाजे से सीढ़ियाँ रमा के कमरे की गैलरी में खुलती हैं तो गैलरी के अंतिम सिरे में आंगन साफ दिखाई देता है। पहले तो मैं कभी समय निकालकर पुस्तकालय में बैठ जाती थी, मगर अब मेरा मन नहीं लगता है, जैसे वह अय्यासी का अड्डा है। आज 10 दिन हो गए थे। समीदा पूरी डायरी ख़त्म कर चुकी थी। इस हवेली के चौंकाने वाले रहस्यों को जानकर उसका नज़रिया अब बदल रहा था। उसने लाइब्रेरी की पड़ताल करने की सोची। उसे तो किसी से ने लाइब्रेरी नहीं दिखाई। मनोज के हालचाल फ़ोन से पता चल रहे थे। काकी, तुमने पूरी हवेली दिखाई मगर लाइब्रेरी क्यों नहीं दिखाई कभी? उसी को तो बड़े साहब ने अपना बेडरूम बना लिया। मुन्ना अपनी मम्मी के सामान को देखकर घंटे रोता था तो उन्होंने वह कमरा सामान समेत वैसे ही बंद कर दिया था। आपको दिखाया तो था हमने। किताबों को क्या किया? एक कोठरी में बंद हैं। कभी रघु चाचा उसमें दवाई छिड़क देते हैं। आपको किताब पढ़ने का शौक़ है ना? आप रघु चाचा से कहना, वह निकाल देंगे। ठीक है, अब लॉकडाउन में टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए। मनोज को गेस्ट हाउस में एकांतवास को आए 10 दिन हो गए थे। आज उसे सुबह उठते समय बुखार की महसूस हुआ। उसने अपनी कोविड जांच करवा ली। शाम तक उसकी रिपोर्ट आनी थी। वह बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। तभी समीदा का फ़ोन आ गया और मनोज ने उसे पूरी बात बता दी। समीदा फ़ोन पर ही रोने लगी। पागल, अभी टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। मेरे में अन्य लक्षण नहीं है, मगर सावधानी बरतने को टेस्ट ज़रूरी है। हम तो सीधे संक्रमित मरीजों के साथ 15 दिनों से संपर्क में थे, इसीलिए तो हमें क्वारंटाइन किया गया है। ओके, नहीं रोऊंगी। तुम्हारे विदेशी भाइयों के बहुत मैसेज और कॉल आते हैं आजकल। सभी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि महामारी के चलते अब हवेली के दाम ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। बाज़ार बहुत डाउन है। पहले जिंदा बच जाएं, फिर रुपयों की सोचेंगे। ऐसी ही बातें करोगे तो मैं बात नहीं करूँगी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। शाम को मनोज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, मगर एक और टेस्ट होना बाकी था। समीदा जब भी ससुर को देखती उसे वे हत्यारे ही लगते। बहुत सोच विचार कर समीदा ने मौका पाकर डायरी आग के हवाले कर दी। मनोज भी यह सच जानकर क्या करेगा? अपने कर्मों की सज़ा महेंद्र प्रताप भोग ही रहे हैं। उन्हें पारंपरिक रोग भी लगा है। हर क्षण उनके हाथ कांपते रहते हैं। वे दवाइयों और पत्ते पर निर्भर हैं। रमा काकी की भी उम्र हो गई है। मनोज उन्हें अपनी माँ की तरह समझता है। यह काकी के लिए अच्छी बात है। उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। रघु काका अपने परिवार से दूर यहाँ ससुर जी की तीमारदारी में लगे हैं। अब लॉकडाउन खुले तो उन्हें कुछ रकम के साथ उनके गांव भेज देते। हमेशा के लिए उनके परिवार को भी बेगारी से आज़ाद कर देगी। इसी अधेड़ धुन में बेटी समीदा का जब फ़ोन बजा कि तो वह वर्तमान में लौट आई। मनोज आज घर आ रहा है। समीदा पकवान बनाने में व्यस्त है। वह आज पूरे 1.25 महीने की कसर निकाल देना चाहता है। उसके पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है मनोज के लिए। वेलकम होम माय डियर। समीदा मनोज के स्नान कर बाहर निकलने की गले लग गई। वैसे मुझे पता है कि खुशखबरी क्या है। दाई से भी भला पेड़ छुपा सकती हो कभी? गलत डॉक्टर साहिब, तुम्हारे भाइयों ने विदेश में बैठकर जो महामारी का तांडव झेला है, उसकी वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे हवेली के बेचने के बजाय उसे हॉस्पिटल में बदलने में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या सच में? मनोज को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, सच में। तुम खुद बात कर लो, लेकिन एक शर्त भी है
कि बीपीएल मरीजों का निःशुल्क इलाज करना होगा। अरे वाह, यह भी कोई कहने की बात है, मनोज ने खुशी से झूमते हुए कहा। चलो तुम्हारे कलंक को धोकर यह हवेली पागल की हवेली नहीं बल्कि डॉक्टर की हवेली कहलाएगी। कलंक कौन सा समीदा, कहकर मनोज पलटा। जाने अनजाने में कितने सपने टूटे, कितनी दबी चीखें हवा में गूंज रही होगी। जिसके ऊपर अत्याचार हुए वह तो नहीं जानता मैं, मगर जब तुम गरीब बेसहारा लोगों का निःशुल्क इलाज करोगे तो उनके दिल से निकला आशीर्वाद इस कलंक को एक दिन ज़रूर मिटा देगा और हवेली भी एक नाम से जानी जाएगी। समीधा की बात सुनकर मनोज सोच में पड़ गया। तो दोस्तों, कैसी रही आज की कहानी कमेंट में बताना। धन्यवाद।